जो लोग 2025 जनवरी में यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, उसके लिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे रिवाइज़ करें। यानी अभी लास्ट वीक चल रहा है और इसमें आप सबसे ज़्यादा किस तरीके से रिवाइज़ करें ताकि आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है या फिर जितना हार्ड वर्क है वो कर लिया। अभी इस टाइम में आपको ये अगर पता लग जाए कि कौन-सा बेस्ट तरीका है यानी जो चीज़ भूल गए हैं, आप उसी को रिवाइज़ करना चाहेंगे। तो ऐसा अगर आपको आइडेंटिफ़ाई हो जाए कि कौन-सा चीज़ आप भूल गए हैं और साथ ही साथ बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अगर रिवाइज़ हो सके, तो आप उस हिसाब से एग्ज़ाम में रिप्रेज़ेंट कर सकेंगे। तो ये जो टॉपिक डिस्कशन है, ये सिर्फ़ ज्योग्राफ़ी का नहीं है, ज्योग्राफ़ी के साथ-साथ बाकी जितना भी है, जो भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट यूजीसी नेट दे रहे हैं, सबके लिए ये फ्रूटफुल है। हालाँकि हम लोग जो एग्ज़ाम्पल देंगे, वो एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफ़ी के हिसाब से देंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, अभी आपको करना है रिवीज़न। लास्ट वीक चल रहा है और रिवीज़न के साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट भी देते जाना है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ 2 तरीके रिवीज़न का। पहला एक जो आप लोग करते हैं और दूसरा एक जो आपको करना चाहिए यानी थोड़ा एडवांस। मैं इसीलिए आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने 3 बार नेट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट में ही मेरा नेट हुआ लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ। मेरा जो जेआरएफ है वो थर्ड अटेम्प्ट में हुआ और वो भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स से हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि दोनों में के बीच में जो रिवीज़न का स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है, वो क्या है? तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये प्लेट टेक्निक एंड एसोसिएटेड इवेंट के साथ पैराग्राफ है जो कि दिसंबर 2023 में जो रीडिंग अ, कम्प्रिहेंशन यानी आंशिक जो पेपर 2 का दिया था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है यानी उस आंशिक को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं नॉर्मली कैसे आप लोग जो रिवीजन कर रहे हैं, मैंने इस सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको मिला लीजिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ, आपका ये मैच हो रहा है कि नहीं। पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस हिसाब से पढ़ते हैं, किस हिसाब से समझते हैं और उसके आगे हम लोग देखेंगे हमको क्या करना चाहिए यानी एडवांस और बेस्ट इफेक्टिव वे क्या हो सकता है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, मैं साइड में देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन दिखे। पहला देखिए, वन ऑफ द मेन टेनेट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज दैट प्लेट मूव्स एज समव्हाट रिजिड यूनिट्स रिलेटिव टू ऑल अदर प्लेट्स। यानी आपको ये बोल रहा है कि प्लेट जो है वो रिजिड लैंडमास है और वो एक दूसरे के हिसाब से अपना लोकेशन जो है वो चेंज करता है। नेक्स्ट लाइन जो है, एज प्लेट मूव द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन ऑन डिफरेंट प्लेट्स ग्रेजुअली चेंज। यानी 2 प्लेट जब मूव कर रहा है या फिर एक भी प्लेट अगर मूव कर रहा है तो दोनों का डिस्टेंस में कुछ चेंजेस होता है। हो सकता है आस-पास, हो सकता है दूर, कुछ हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोल रहा है, मेजर इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स ऑकर अलोंग देयर बाउंड्रीज, दे मेक 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। यानी प्लेट जो मूव कर रहा है उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो बाउंड्री के रिगार्डिंग दिखता है। और यहाँ पे तीनों टाइप का बाउंड्री का नाम दिया गया है। तो एक है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और उसके साथ-साथ ट्रांसफॉर्म। आगे वाला लाइन है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट कांसेप्ट एंड सीफ्लुइड स्प्रेडिंग कांसेप्ट प्रोवाइड द बेस फॉर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है जो आप लोगों को पता है शायद, तो उसका बेस क्या है? उसका बेस के रिगार्डिंग तीनों थ्योरी दिया है। कंसेप्ट सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सीफ्लुइड स्प्रेडिंग थ्योरी। आगे का जो लाइन है, इट इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों टाइप का लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ चीजें बोल रहा है। नेक्स्ट लाइन है, इट एक्सप्लेन द सिवरल अदर फिनोमेना सच एज माउंटेन बिल्डिंग, सी फ्लोर ट्रेंच फॉर्मेशन, वोल्केनिज्म एंड सिस्मिसिटी। यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के साथ साथ ये माउंटेन बिल्डिंग, ट्रेंच फॉर्मेशन, सिस्मिक एक्टिविटी एंड वोल्केनिज्म के बारे में ये डिस्कस करता है। अब जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो इस हिसाब से पढ़ते हैं, यानी एक लाइन पढ़ लिया उसका मीनिंग क्या है, फिर आगे एक लाइन देखा उसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग नॉर्मली जब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते हैं, है ना? कि एक चीज़ देखा उसका मीनिंग क्या है, अगले लाइन में उसका मीनिंग क्या है। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, आपको इस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है जिस हिसाब से यानी जो रिवाइज़ करने का बेस्ट वे है, अभी मैं उसके रिगार्डिंग आपसे बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आप नॉर्मली ये पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आपको कितना समझ में आया। आप कहाँ भूल गए, कितना याद है, एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप इसका आंसर नहीं कर सकते।
तो रिवीजन आपको किस हिसाब से करना है। हालाँकि देखने लायक ये चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको जो रिवाइज़ करने का तरीका बोलूँगा, ये इसको साथ-साथ बहुत ज़्यादा चीज़ को इंक्लूड करेगा। यानी एक तो है कि एक छोटा चैप्टर बहुत एस्पेक्ट को इंक्लूड करेगा, दूसरा है एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंकिंग है वो आपके पता पता हो जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं जो बोलूँगा आपको, आपको जो करना है, पहले उसका जो मेन कंटेंट या कांसेप्ट है, उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेना है। अच्छा, तो पहले देखिए यहाँ पे, कहीं पे देखते हैं, एक है प्लेट टेक्टोनिक, एक है प्लेट। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोकेशन ऑन डिफरेंट प्लेट, यानी लोकेशंस ऑन डिफरेंट प्लेट। उसके साथ-साथ देखिए बाउंडरीज़, उसके साथ-साथ है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। उसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उसके साथ-साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। उसके साथ-साथ है माउंटेन बिल्डिंग, सी फ्लोर ट्रेंच, वोल्केनिज्म एंड सिस्मिसिटी। ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस रिगार्डिंग। आपको पढ़ना कैसे है? आप पहले देखिए, यहाँ पे देखिए प्लेट लिखा है, तो आपको पहले अपने आप ही क्वेश्चन पूछना है कि प्लेट क्या है? प्लेट किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? कितना प्लेट मेजर प्लेट्स है? आपको पता है मेजर और माइनर प्लेट है। कितना मेजर प्लेट है, कितना माइनर प्लेट है? जब आप खुद ही खुद ऐसा क्वेश्चन पूछने जाएँगे, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको आंसर आ रहा है, यानी आपका प्रिपरेशन सही है। अगर ऐसा है कि आप उस जो क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसका आंसर आप नहीं दे पा रहा है, यानी आपको उस जगह को रिवाइज़ करना है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो प्लेट टेक्निक, एक तो हो गया प्लेट, दूसरा है प्लेट टेक्निक क्या है? उसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए लोकेशंस ऑन डिफरेंट प्लेट्स, यानी प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी पहले एक तो है कि मेजर प्लेट कौन सा है, दूसरा है मेजर प्लेट जो है वो मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अफ्रीकन प्लेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये मेजर प्लेट्स। कुछ माइनर प्लेट्स का अगर देखेंगे तो कैरिबियन है, नाज़का है, जुआन दे फूका है, कोकोस है। तो वो छोटा-छोटा जो प्लेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक एक गया। दूसरा है वो जो प्लेट है उसका लोकेशन क्या है? यानी उसका आस-पास का प्लेट कौन है? कोकोस प्लेट का आस-पास का प्लेट कौन है? अगर नाज़का प्लेट है तो नाज़का प्लेट ऐसा कौन-सा 2 प्लेट के बीच में है? अगर आप ऐसे ऑटोमेटिक खुद मन ही मन क्वेश्चन पूछने जाएँगे और क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ़ जहाँ पे वो पड़ा था उस जगह को आप खोल के देख लीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा है। अगर ऐसे करते अगर एक बार भी आप देख लेंगे, यानी जो क्वेश्चन आप रेज़ कर रहे हैं और उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो अगर आप एक बार भी देख लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ जब भी क्वेश्चन पूछेंगे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव जब है माइंड उस टाइम जो भी देखेंगे, जो भी चीज़ देखेंगे वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रहता है। आगे वाला आपको अगर पूछना है तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है? कितने टाइप का कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो सकता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है ऐसे ही? कितने टाइप का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दिखता है आपको? ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या है? इसको और अंदर जाना है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ के रखा है, अभी आप रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 2 कंटिनेंटल प्लेट है। ऐसे कौन-सा 2 कंटिनेंटल प्लेट है जो अपने आप डाइवर्जेंट हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है? ऐसा कौन-सा 2 ओशियनिक प्लेट है, ऐसा है क्या कि दोनों डाइवर्जेंट हो रहा है या फिर दोनों कन्वर्जेंट हो रहा है? या फिर एक ओशियनिक है, एक कॉन्टिनेंट है, दोनों डाइवर्जेंट हो रहे हैं, कन्वर्जेंट हो रहे हैं। एक ये हो गया एस्पेक्ट। इसके साथ और एक एस्पेक्ट है, इसके लैंडफ़ॉर्म के साथ कैसे रिलेटेड है, वो हम आगे जाएँगे। तो उसके साथ देखिए आप ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में 2 कॉन्सेप्ट है, एक है डेक्स्ट्रल, एक है सिंस्ट्रल। यानी डेक्स्ट्रल क्या है, सिंस्ट्रल क्या है, दोनों का डेफिनेशन क्या है, दोनों का सिमिलैरिटी क्या है, वैसे ही दोनों का एक दूसरे का डिफरेंस क्या है। एक कॉन्सेप्ट है ट्रिपल जंक्शन, जो कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के साथ रिलेटेड है। तो ट्रिपल जंक्शन क्या है? जब भी आप अपने आप में क्वेश्चन पूछेंगे, पहले तो आपको ये तकलीफ होगा क्वेश्चन पूछने में, लेकिन मुझे विश्वास कीजिए, मैंने इस बेसिस पे सिर्फ अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन, लास्ट वीक में रिवीजन करने का सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल वे अगर मुझे लगा, जो कि मुझे मेरा जेआरएफ के लिए काबिल बनाया, तो ये स्ट्रैटेजी है। उसके साथ देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक तो ये पूछ सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग करंट, कन्वेक्शनल करंट किसने दिया? यानी इन लोगों का प्रोपाउंडर क्या है 3 थ्योरी का? 3 थ्योरी
कब दिया था? यानी एक है whom by whom या who, एक है when। उसके साथ-साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे चारों थ्योरी है, प्लेट टेक्निक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सीफ्लुइड स्प्रेडिंग, इसका सीक्वेंस क्या है? यानी किसके बाद कौन आया है? ये पूछ सकता है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर चले जाइए आप। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बेसिक असम्पशन वैज्ञानिक ने क्या दिया था? या फिर वैज्ञानिक ने जो दिया था, कौन-सा बुक से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था? या फिर उस बुक का नाम क्या है? कब दिया था? उसने जो फोर्सेस का नाम क्या है, वो फोर्सेस क्या-क्या है? उसने जो कुछ एविडेंसेस का नाम दिया था, वो एविडेंसेस क्या-क्या है? जिग्सोफिट क्या है? उसके बाद आप देखिए टिलाइट डिपॉज़िट क्या है? प्लेसर डिपॉज़िट क्या है? उसके बाद अब सब लैंडमार्क्स को एक नाम दिया था और सब वाटर बॉडी को एक नाम दिया था। यानी पैंजिया और पैंथेरस क्या है? दोनों का बीच का जो ओशियन था वो क्या है? पैंजिया जब बाद में टूट गया, कब टूटा? टूटने के बाद कौन-सा हिस्सा नया-नया फॉर्म हुआ है? इस तरह से देखेंगे। अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, तो अब मैंने पहले ही बोला किसने दिया, कब दिया। उसके बाद आप देखेंगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी अर्थ का जो इंटीरियर में हो रहा है, ऐसा कौन-सा ज़ोन है? ट्रस्ट मेंटल कोर आपको पता ही है, तो कौन-सा ज़ोन में हो रहा है? अगर मेंटल में आप बोलेंगे, तो मेंटल में भी कहाँ है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। यानी एक जगह से दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंकेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पूछ सकता है, लेकिन हर टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन दिया था। बहुत बेसिक है, पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको डेप्थ में जाना है, यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी कहाँ हो रहा है? अर्थ का इंटीरियर में। अगर उसके बाद अगर क्रास मेंटल कोर में जाएँगे, तो एक तो है मेंटल, मैंने आपको बोला कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्या वैसे ही क्रास्ट का भी हिस्सा है? क्या वैसे ही कोर का भी हिस्सा है? तो क्रास्ट मेंटल हम अलग कैसे कर रहे हैं? या फिर उसका जो दोनों हिस्सा है, उसके बीच में ऐसा कौन है, जो दोनों को अलग कर रहा है यानी सेपरेट कर रहा है? दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस है, क्या है? आप एक जगह से मन ही मन जितना क्वेश्चन पूछने जाएँगे, उतना आपका आंसर आएगा और जहाँ पे आप रुक जाएँगे, उसको आपको देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सी फ्लूइड स्प्रेडिंग। वैसे ही सी फ्लूइड स्प्रेडिंग कहाँ हो रहा है? एक तो है, एक है कौन दिया था, कब दिया था? दूसरा है कहाँ हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? सी फ्लूइड स्प्रेडिंग अगर देखेंगे तो किस टाइप का प्लेट के साथ रिलेटेड है? सी फ्लूइड स्प्रेडिंग डाइवर्जेंट प्लेट है। वहाँ पे कौन-सा लैंडफ़ॉर्म डेवलप हो रहा है? अच्छा, उसके साथ आपको देखना है कि एज ऑफ द रॉक का क्या रिलेशन है, एज ऑफ द सेडिमेंट का क्या रिलेशन है, रिज का क्या रिलेशन है, ट्रेंच का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आप जितना पूछेंगे आपके मन में उतना आंसर आएगा और मुझे विश्वास कीजिए जितना आप आंसर का जवाब दे रहे हैं यानी आपके पास आंसर आ रहा है, आप उतना कॉन्फिडेंस फील अप करोगे। और एक बात ये भी है, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा है, शायद अगर आपने ठीक से पढ़ के रखा है, तो तुरंत ही आपका उस टाइप का डायग्राम या उसका जो कांसेप्ट है, वो मन में आ रहा है। यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग रिवाइज़ करेंगे। टाइम भी बहुत बच जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सी फ्लोर स्प्लिटिंग देखा, उसके साथ है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या-क्या है? सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या-क्या है? उसके साथ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म क्या-क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के साथ सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म का रिलेशन क्या है? सेकंड ऑर्डर के साथ थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म का क्या रिलेशन है? हो गया? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो दिया है, दोनों दिया है कि प्लेट टेक्निक के साथ रिलेटेड। यानी फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के साथ प्लेट टेक्निक का क्या रिलेशन है? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या रिलेशन है? वैसे ही सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के साथ प्लेट टेक्निक का क्या रिलेशन है? यहाँ पे जो तीनों टाइप का बाउंड्री दिया है, अब देखिए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, यानी सेकंड ऑर्डर जो भी लैंडफॉर्म दिख रहा है यानी या फिर थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म दिख रहा है, उसके साथ किसी भी टाइप पर्टिकुलर टाइप का बाउंड्री का कोई रिलेशन है क्या? उसी रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखा गया है कि माउंटेन बिल्डिंग, यानी माउंटेन बिल्डिंग अगर हो रहा है, तो इन तीनों में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इन तीनों बाउंड्री में कहाँ दिख रहा है आपको माउंटेन बिल्डिंग? अगर आप बोलेंगे कि माउंटेन बिल्डिंग तो हमको कन्वर्जन में दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कन्वर्जन में किस टाइप का कन्वर्जन में दिख रहा है आपको? दोनों कॉन्टिनेंटल, दोनों ओशियानिक या फिर एक कॉन्टिनेंटल, एक ओशियानिक? तो आप जितना क्वेश्चन सवाल अपने आप रेज़ करेंगे, आप उतना अच्छे से आंसर दे पाएँगे। दूसरा है कि आप यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, यानी आप आंसर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में भी किसी भी क्वेश्चन जब देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको रिकॉल ही करना है। अच्छा, एक प्लस पॉइंट और भी है, हम लोग जो ये कर रहे हैं, यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, ये क्या हो सकता है? क्वेश्चन तो आपको आ रहा है माइंड में, यानी आपका ब्रेन उस लेवल पे एक्टिव हो रहा है। उसके साथ-साथ जब आंसर आ रहा है, आंसर आने के टाइम आप नोटिस करें कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपका मन में जो पड़ा हुआ है, वहाँ से निकल के आ रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में आप जब जाएँगे, तो
तो कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद चारों ऑप्शन दिया गया। यानी कोई भी अगर यहाँ पे जब आप रिवीजन कर रहे हैं ऐसा है कि किसी भी टॉपिक में आप थोड़ा श्योर नहीं हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब आप मन ही मन क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद वो क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर ये है। ये एक प्लस पॉइंट है, यानी जो टफ वाला हिस्सा है वो आप घर में रिवीजन के टाइम कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेंच फॉर्मेशन, यानी ट्रेंच फॉर्मेशन वैसे ही हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंच फॉर्मेशन एक तो है आप, अच्छा ये माउंटेन बिल्डिंग है, तो एक ये हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से माउंटेन बिल्डिंग जो फॉर्म हो रहा है, ऐसा कौन सा माउंटेन है? हिमालय है, एंडीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि हिमालय कहाँ लोकेटेड है? कौन सा 2 प्लेट है? अंडीज अगर क्वेश्चन आ जाए अपने मन में, तो अंडीज जो है वो किस 2 बाउंड्री, किस 2 मेजर प्लेट के या माइनर प्लेट के बीच में है? अगर 2 प्लेट के बीच में है तो दोनों का स्टेट कैसा है? यानी एक कॉन्टिनेंटल है, एक ओशियानिक है, या फिर दोनों कॉन्टिनेंटल है, क्या है? उसके साथ-साथ आप देखेंगे वोल्केनिज्म, यानी वोल्केनिज्म के साथ कन्वर्जन का क्या रिलेशन है? डाइवर्जन का क्या रिलेशन है? और ट्रांसफॉर्म का क्या रिलेशन है? फर्दर कन्वर्जन का जो हम लोगों ने 2-3 टाइप देखा, डाइवर्जन का टाइप देखा, उस टाइप का पर्टिकुलर टाइप के साथ वोल्केनिज्म का क्या रिलेशन है? वैसे ही आप सिस्मिसिटी यानी सिस्मिक एक्टिविटी के साथ भी आप कोशिश करेंगे। यानी आपको देख के लग रहा है कि आप छोटा-सा एक पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ में आप कितना सारा डायमेंशन कवर कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में जब आपको इंटरलिंकिंग वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँगे। अगर पहले-पहले आपको टफ लग रहा है कि आपने जो पढ़ा है उसका आंसर क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, यानी आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि वो आपको ये दिखा रहा है कि आपको ये लैक है। नॉर्मली जब आप लाइन बाय लाइन रिवाइज़ करेंगे, जैसे हम लोग पहले देखेंगे, पहले देखा था। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको वो आइडेंटिफ़ाई नहीं करेगा कि, या फिर आपको हिंट्स नहीं देगा कि आप कहाँ भूल गए, आपको कहाँ दोबारा देखने की ज़रूरत है। लेकिन आप जब इस हिसाब से देखेंगे, यानी एक के बाद एक क्वेश्चन खुद ही मन रेज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको दिखा देगा कि आपको यहाँ गलती है, आपको ये दोबारा देख लेना है, या फिर इस जगह है जहाँ आप वीक है, तो आप उसको उस हिसाब से रिवाइज़ कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपका ये टाइम भी बहुत कम कर देगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, हम आंसर कर पा रहे हैं। कोई भी चीज़ माइंड में डायग्राम हो, कॉन्सेप्ट हो, उसका डेफिनेशन याद करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना हम लाइन बाय लाइन पढ़ने में लगता है। तो ये टाइम भी आपको बचा देगा। इस हिसाब से आप रिवाइज़ करते रहिए। मैं अभी शायद 1 वीक है आपके पास। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट के साथ थर्ड अटेम्प्ट का मेरा जो गैप, यानी जो नेट से जेआरएफ तक का सफ़र था, ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे बहुत हेल्प किया। आप बिलीव कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके आप देखिए, 1-2 दिन, पहले 1 दिन शायद आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन 1 से 2 दिन आप देख के देखिए कि आपको कितना बेनिफिशियल हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि ये सेकंड पेपर का, यानी जो जियोग्राफी का है, सेकंड पेपर का जो आंसर है, वहाँ से लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ से एक छोटा-सा बात मैं करना चाहूँगा, फर्स्ट पेपर का जो आंसर है और सेकंड पेपर का जो आंसर है, दोनों का स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। वैसे ही क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें भी डिफरेंस है, यानी दोनों का अप्रोच बिल्कुल सेम नहीं है। कुछ सिमिलरिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप उसको देखेंगे तो शायद आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कि सेकंड पेपर में यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेकंड पेपर जो है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है, यानी अनसीन जो हम लोग बोलते हैं, उसको कैसे टैकल करें ताकि जितना हो सके हम लोग अच्छा मार्क्स लेके आए। थैंक यू क्वेश्चन आने के लिए। और आपको अगर लग रहा है कि कुछ डिस्कशन चाहिए या फिर कुछ सजेशन भी आप अगर देना चाहेंगे, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ-साथ एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो कर रहे हैं इसी लेक्चर सीरीज में, हम लोग कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज डिस्कशन। तो हम लोग अभी जो डिस्कस किया है प्लेट टेक्टोनिक के रिगार्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के रिगार्डिंग, उस रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्या-क्या क्वेश्चन है वो आपको हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एक हम लोग कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। और आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मिलेगा, एक है ईयर वाइज पीवाईक्यू। तो मेरा आपसे ये विनती है, आप कमेंट करके जानाएँ, ज़रूर हम लोगों को बोलें कि आपके लिए 1 ज़्यादा बेनिफिशियल है, 2 ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी आप चैप्टर वाइज़ पीओक्यू करना चाहेंगे या फिर आप ईयर वाइज़ पीओक्यू लगता है आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जैसे रिकमेंड करेंगे, हम लोगों का आगे का क्लास उस हिसाब से होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा जाए। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको चैप्टर वाइज़ ज़्यादा अच्छा लगता है या ईआर वाइज़? इसके लिए आप हो सकता है कि किसी जो यूट्यूब में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा है, ईआर वाइज़ एक डिस्कशन देख लीजिए, उसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज़ जो हमारा चैनल इसी चैनल में मिल जाएगा, चैप्टर वाइज़ कोई भी एक चैप्टर उठा के आप देख लीजिए। तो उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन-सा चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू आज के लिए।